आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सीरीज में हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है या वैसे प्रश्न जो क्या है देखने में आसानी लगता है, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर हो, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं तो गलत होने का ज़्यादा संभावना। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर डाले जाते हैं कि जो देखने में आसानी हो, लेकिन अगर जब आप ऑप्शन पढ़े तो कन्फ्यूज कर जाए। वो इसलिए होता है ताकि आपको उसका बेसिक अच्छे से नॉलेज नहीं होने के कारण। तो आइए आज हम लोग उन्हीं सिर्फ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन है। ये भारत का संवैधानिक इतिहास है, यानी पॉलिटी से रिलेटेड है। हम लोग बारी बारी से कर कर, जैसे इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री देखा, आज पॉलिटी देखे, उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यानी उन सभी विषयों के जनरल स्टडी के जितने भी विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर एक जीके का जनरल नॉलेज का भी सीरीज चलेगा। तो हम लोग सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो देखने में जरूर आसानी होते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो गलत होने का संभावना ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में सचिवालय सहायक, उसके पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास तो क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है। और वैसे ही प्रश्न हैं जो शामिल किए गए हैं इसमें। पहला प्रश्न देखेंगे, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान था। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रावधान क्या था। पहला है भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, और ऑप्शन नंबर 4 है हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। तो पहले प्रश्न को समझिए। कह रहा है जो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था, क्या प्रावधान था। अगर आप सिर्फ एक नज़र में अगर जो अच्छे से नहीं समझेंगे, वह तुरंत मार देंगे हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, क्योंकि उसमें यही टॉपिक हुआ था ना कि जो दलित समुदाय है उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर आप प्रश्न को पढ़िए कि क्या कह रहा है कि हस्ताक्षरित पूना समझौता में जो प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं, डोमिनियन स्थिति। तो इसमें कोई भी डोमिनियन स्थिति की बात नहीं की गई थी, ऑप्शन 1 रिमूव हो गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसमें पूना समझौता, इसमें क्या है, मुसलमानों के लिए भी कोई बात नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी और डी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा। सी में करा पृथक निर्वाचन हरिजनों के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो हरिजनों के लिए, दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, उसी को लेकर तो गांधी जी ने विरोध किया था। हालांकि बी आर अम्बेडकर उसका समर्थन किया। इसी को लेकर रैमजे जो मैकडोनाल्ड था वह 11 सूत्री मांग को लेकर आया था। तो यहाँ प्रावधान क्या था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यही तो समझौते में प्रावधान हुआ था ना। यह समझौता कर रहा है जो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हुआ था। आपको पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। तो प्रश्न तो कभी यहाँ से भी डाल दिया था, कम्युनल अवार्ड कहाँ क्या था, तो वह था 16 अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों के सहित 11 समुदायों का पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। उसमें से क्या था, एक दलित समुदाय के लिए भी पृथक निर्वाचन, यानी कि दलित समुदाय में सिर्फ दलित ही खड़ा होंगे, वोटिंग भी सिर्फ दलित समुदाय करेंगे। तो इस तरह से इसे 2 वोट का एक अधिकार था, एक साधारण बहुमत, एक दलित समुदाय के लिए, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी उस वक्त कहाँ थे, गांधी जी उस वक्त पूना के यरवड़ा जेल में थे। जब यह बात जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया गया, किनके द्वारा, रैमजेड मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गांधी जी ने इसे रोकने के लिए कहा, यानी कि बदलने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं देखा। तब उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को अनशन प्रारंभ कर दिया। और आपको पता होगा जब वो अनशन प्रारंभ किए, अनशन इसी को लेकर प्रारंभ किए कि जो दलित समुदाय है उनके लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा नहीं की जाए। इससे क्या होगा, जो दलित समुदाय हैं वह क्या हो जाएंगे, वह हमारे समाज से और वंचित हो जाएंगे, उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। अब यह क्या होगा, जैसे वो अनशन पर बैठे तो अब क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर इसका समर्थन में थे, अम्बेडकर चाह रहे थे कि दलित को क्या हो, एक अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो उसी के, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और उस पर विचार विमर्श के बाद ही तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ये क्या कर दिया, सांप्रदायिक पंचायत, हालांकि लाने का फूट डालो राज करो, यानी एक तरह का नीति वही था कि इस तरह के लाया जाए ताकि क्या हो, विरोधाभास हो, जो राष्ट्रीयता का भावना वो दबे, कारण एक वह भी था। लेकिन यहाँ पर मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे। तब क्या होता है, जिसका ये बी आर अम्बेडकर समर्थन करते हैं, गांधी जी विरोध करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, दोनों के बीच समझौता होता है, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच यह समझौता होता है।
यानी कि कहिए कि 20 सितंबर 4 दिन बाद 4 दिन तक अनशन करते हैं। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 5 बजे एरबदा जेल में दोनों के बीच समझौता होता है। प्रयास कौन कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय ही प्रयास होते हैं, यानी कि मीडिएटर का निभाते हैं, रोल निभाते हैं। और उसके बाद यही कहा गया कि जो क्या है दलित के लिए है, यानी कि जो दलित समुदाय है, हरिजन है, उसके लिए जो 71 सीट का प्रावधान किया गया था, आरक्षित था कि सिर्फ उस पर दलित ही खड़ा होंगे, वह बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 148 कर दिया गया। तो वही प्रश्न का सही जवाब निकल के आया, हरिजनों के लिए आरक्षित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का हुआ व्यवस्था किया गया। तो यह प्रश्न का सही जवाब होगा, अन्यथा सी नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न अगर ऑप्शन के साथ में आए तो यहाँ पर सी भी कुछ लोग मारकर खुश हो जाएंगे, और तब तक खुश रहेंगे जब तक कि जो भी आयोग द्वारा है आंसर की ना जारी कर दिया जाए। 6 में देखते हैं। 6 में कह रहा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार किया गया? यह भी देखिए प्रश्न अच्छा है। कह रहा कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट, क्योंकि प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, कि अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1773, 1786, 1784, 1813। तो वह जो एक्ट था, आप ध्यान करिए, वह 1786 एक्ट था। उस 1786 एक्ट के तहत क्या क्या कर दिया गया? यानी गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि वह क्या करे, जो समिति है, उस समिति में जो सदस्य हैं, जो उसके द्वारा निर्णय लिया गया, वह उसको क्या कर सकता है? वह उसको अस्वीकार कर सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। 73 तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता हुआ 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। यही रेगुलेटिंग एक्ट पहला था जिसमें कंपनी की देख रेख में क्या हो गया? इंग्लैंड में 2 संस्थाएं स्थापित किया गया था, निदेशक मंडल। यानी कहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वह संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम के माध्यम से ही क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की निजी मामला नहीं है। यानी वह स्पष्ट कर दिया इस 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि यह जो भारत का जो मामला है, यानी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का जो शासन मात्र है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं उनका निजी मामला नहीं है। वह ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार है। तो यहीं से स्टार्ट होता है। 73 आता है, 73 के बाद 74, 84 आता है, फिर 86 आता है। तो यही देखिए 86, 84, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट था, यह भी इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें जाना जाता है, इसमें नियंत्रक और पर्यवेक्षक हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था। अब आता है 86। इसी में से क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया, क्योंकि आपको पता होगा ना कि वह जो जैसे समिति का जो सदस्य है, वह नियंत्रक मंडल 6 सदस्य के रूप में, चांसलर ऑफ एक्सचेंज, राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल, तो वह गठन 84 में ही कर दिया गया था। नियंत्रण और पर्यवेक्षक के रूप में 6 सदस्य का, वो तो इंग्लैंड में कर दिया गया था। तो उसमें जो गवर्नर जनरल के अधीन जो समिति थी, जो व्यक्तियां थे, यानी अब क्या कर दिया गया? 86 में उसे निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग 74 में कन्फ्यूज कर जाते हैं कि निदेशक मंडल, उसमें क्या किया गया था? नियंत्रक मंडल का स्थापना किया गया था, जिसके लेकर वो असमंजस में पड़ जाते हैं। हालांकि 1813 तो आपको स्पष्ट होगा, इसमें कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई थी। चलिए, व्यापारी के अधिकार, इसमें 1813 ईस्वी में एक और इंपॉर्टेंट घटना कि व्यापारी के अधिकार को समाप्त किया गया। आगे साथ में देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री यानी कि जो सामग्री नियुक्त कब किया गया, यानी कि जो उनको महारानी नियुक्त कब किया गया, तो वह क्या गया? आपको देखिए ऑप्शन पढ़िए, 1850, 1875, 1876, 1858। जैसे ही लोग ऑप्शन पढ़ेंगे 1858 ऑप्शन में रंग देंगे और लगा भी देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और तब तक खुश रहेंगे जब तक आंसर की ना जारी हो दिया जाए। अब देखिए इस प्रश्न का क्या कर रहा है कि भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, तो वह 1858 में क्या हुआ था? 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति को देखते हुए यह ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लिया कि आगे इस तरह का भयावह क्रांति ना हो, तो उसके लिए क्या कर दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर में जो था, वह क्या कर दिया गया? वह महारानी अपने अंडर में ले लिया। उस समय मात्र 18 वर्ष की महारानी विक्टोरिया, उनके पिता और अन्य भाइयों की मृत्यु के कारण इन्हें कम वर्ष में इन्हें यह क्या मिला था? राजगद्दी मिला था। तब वह क्या कर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से छीनकर जो गवर्नर जनरल था, वह ब्रिटिश शासन अपने अंडर में ले लिया, यानी कि ईस्ट इंडिया शासन के जो अंडर में था, वो अब महारानी के अंडर में आ गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल प्रमुख था, अब वह वायसराय कहलाने लगा। वायसराय कौन होता था? वह इंग्लैंड में जो मंत्रिपरिषद का एक मंत्री होता था,
वहाँ से चुनकर जो भी वहाँ से नियुक्त करके भेजा जाता था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल को वायसराय यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने अंडर में ले लिया। तो ये 1858 में हुआ था, है ना। अब लेकिन यहाँ पे सामग्री आपको पता होना चाहिए कि 1876 ईस्वी में क्या किया गया था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में महारानी विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई। वह वर्ष था 1858 ईस्वी में, जिसमें उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय यह लिया गया कि ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल के जो अधिकार था, जो गवर्नर जनरल जो बनाया जा रहा था उसके द्वारा, उस प्रावधान को अपने अंडर में महारानी लेकर अब उसकी नियुक्ति ब्रिटेन के द्वारा किया जाए लगा, यानी वो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। और उस वायसराय की नियुक्ति अब वहाँ के महाराणा और जो महारानी होती थी उनके द्वारा किया जाता था। तो वही उस वक्त बनी थी। तो वो कहानी अलग है, लेकिन यहाँ पूछा सामग्री। और आपको पता होगा जैसे ही बनी तो उसका काफ़ी चर्चा भी हुआ, भारत में उनका काफ़ी नाम भी हुआ, चर्चित भी हुए। हालांकि भ्रमण पर भारत वो आए नहीं। तो अब क्या होता है कि 1876 ईस्वी में संसद में उन्हें भारत का महारानी का एक अतिरिक्त खिताब भी दिया जाता है, और वही 1877 ईस्वी में उन्हें भारत का समग्री भी घोषित किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 1876 होगा। आप इसे 1858 ना मारे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7-8 में करा। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। बिल्कुल सही बात है। जब 1858 का घोषणा हुआ था, यह 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, जिसमें महारानी, आपको पता, अभी हमने चर्चा किया कि 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया की राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। कौन? महारानी हो गई थी। हालांकि इनको कम एज में इसलिए मिला क्योंकि इनके पिता की मृत्यु के बाद जो उनके छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। उन आकस्मिक निधन के बाद मात्र कम एज में इनके यह राजगद्दी मिला। और उसके द्वारा जो किया गया कार्य था, जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा रहा था, यानी जो उसके अंडर में अधीन में था, अब वह जो क्या कर दिया गया, वह पावर, वह शक्ति अब ब्रिटिशर्स अपने अंडर में, यानी डायरेक्ट वहाँ से महारानी और महाराजा के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। वही कहलाया। तो वही कह रहा है उसमें जो महारानी जब क्या क्या था, आश्वासन किया था, घोषणा किया था 1858 ईस्वी का, जिसमें से गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया था। और उस वायसराय की नियुक्ति वहाँ के महारानी और महाराज, जो महारानी थी उस समय तो महारानी थी, उनके द्वारा किया जाता था। तो वह आश्वासन भी दिए थे। वह आश्वासन कह रहा कि निम्न में से किस आश्वासन को उन्होंने पूरा भी किया था। आश्वासन क्या क्या मिला था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यह नीति समाप्त कर दी गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता होगा कि डलहौजी हो गया, उनके द्वारा राज्य हड़प नीति ही चलाया गया, उसमें बहुत सारे सतारा हो गया, फिर आप बहुत सारे ले लीजिए, उन क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, अपने अंडर में मिला लिया गया। उसके बाद तो यह भी नहीं होगा। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए इसमें कहा क्या गया था, देसी रजवाड़ों का जो स्थिति है, जैसे जो यहाँ पर चला आ रहा था वंशानुक्रम से, जैसे वो आप देखिए कि दक्कन का क्षेत्र में देख लीजिए, उत्तर के क्षेत्र में, पूरब का क्षेत्र में, पश्चिम का क्षेत्र में, जिधर दे लीजिए, तो उस ये प्रावधान किया गया था। प्रावधान यानी कहने का मतलब वो आश्वासन दिया गया था कि देसी रजवाड़ों की स्थिति बनाए रखी, यह भी कहा गया था। अब हम लोग आगे पढ़ते, तीसरा में क्या करा, भारत और यूरोपियों के सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा। ऐसा हुआ, लेकिन आपको पता होगा इल्बर्ट बिल के कारण विवाद का भी सामना करना पड़ा था। वही चीज़ जो है ना, जो इल्बर्ट बिल था, जो लॉर्ड ये मेयो के शासनकाल में, वही ना था जो भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको ब्रिटिश न्यायाधीश के बराबर पावर देने के कारण विरोध का भी सामना करना, हालांकि उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया। फिर डी में देखिए, भारत के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि ये कहा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे किस तरह से सती प्रथा खत्म हुआ, फिर विधवा पुनर्विवाह, ये सभी धीरे धीरे करके जो हीनियस क्राइम था, जो उस तरह के जो घटनाएं थे, उसमें हस्तक्षेप तो किया ही गया, वो जरूरी भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। अन्यथा अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, एक में भी लगने लगा कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, आश्वासन दिया गया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया, तो कन्फ्यूजन यहाँ भी उठ रहा है। फिर आपका ये सामाजिक और धार्मिक में कोई हस्तक्षेप जरूर कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आश्वासन दिया गया लेकिन पूरा हुआ नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हुआ कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यही पूरा हुआ। ठीक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 9 में देखिए, मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? तो हम सिर्फ वही प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में क्या होता है, गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर ऑप्शन साथ में आ जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कारण क्या होता है, वो अच्छे से उसका जो बेसिक है क्लियर नहीं होने के कारण वह संभावना ज़्यादा बन जाता है। तो वो सभी प्रश्न हम लोगों ने देखा जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है गलत होने का। अब हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य देखेंगे। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। देखिए यहाँ पे भी जब मॉर्ले मिंटो की बात आती है, तो जैसे ही मॉर्ले मिंटो की बात आती है तो क्या है, आपको पता होगा मॉर्ले मिंटो वह 1919 ईस्वी में आया था। मॉर्ले क्या था,
मॉर्ले सचिव था और ये मिंटो, देखिए मॉर्ले मिंटो है तो मॉर्ले होगा सचिव था और मिंटो वायसराय था। जो पहला नाम था तो ये मिंटो मार्लो लिखा हुआ है, वही है जो 1919 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग समझते हैं कि 1919 अधिनियम किस लिए महत्वपूर्ण था, किस लिए जाना जाता था। तो आपको पता होगा जो मॉर्ले मिंटो था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली का जनक मॉर्ले मिंटो को कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पृथक निर्वाचक प्रणाली का भी एक प्रयोग किया गया, पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। अब देखिए कोस्ट कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ बढ़ रहा है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली कहाँ किया गया। अब पृथक की बात आती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी उठता है कि वह तो 1919 ईस्वी में किया गया था पृथक। हाँ, उसमें पृथक किया गया था लेकिन निर्वाचन को नहीं किया गया था। वहाँ पे जो किया गया था, पहला तो द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि जो उसका था उसको पृथक कर दिया गया, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक ला दिया गया। फिर प्रांतों में भी क्या कर दिया गया, जो विषयों है उसको भी पुनः दो भाग में पृथक कर दिया गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब पृथक निर्वाचक प्रणाली हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक चाहे जो संप्रदाय होंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, तो इस तरह के सांप्रदायिक निर्वाचन का जो एक झलक है वो यही मॉर्ले मिंटो में देखने को मिला। इसलिए मॉर्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अर्थात अगर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति खड़े होते हैं तो मुस्लिम मतदाता ही मत कर सकते हैं, वही हो गया सांप्रदायिक। तो पृथक निर्वाचन वही हो जाएगा, अन्यथा अगर सांप्रदायिक निर्वाचन रहता तो वह भी सही होता। आगे आप देखेंगे एक प्रश्न इस तरह से ऑप्शन में जब मिलान करने में रहेगा तो उसमें डाल दिया जाएगा, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मिलान करें या फिर प्रांतों में द्वैत शासन या प्रांतीय स्वायत्ता। इस तरह के ऑप्शन से आप कंफ्यूज भी होंगे, तो उसकी भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, देखेंगे कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए कैबिनेट, थोड़ा सा ऊपर एक और प्रश्न को चर्चा कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने मॉर्ले मिंटो देख लिया था, तो मॉर्ले मिंटो बिल किस वर्ष आया था, 1919 ईस्वी में, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। यही वो देखिए मॉर्ले मिंटो को थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं कि मॉर्ले मिंटो का क्या था काम, क्या किया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि किया। कौन, यह मॉर्ले मिंटो, यानी केंद्र और प्रांत में जो है उसके अब विधान परिषदों के आकार में वृद्धि किया। जो 16 जो पहले सदस्य थे यह 60 हो गए। तो कभी कभी प्रश्न तो यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि जो विधान परिषद थे उनकी संख्या में वृद्धि सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा किया गया, किस अधिनियम किया था, 1919 के अधिनियम जो मॉर्ले मिंटो के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो वह भी इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, थोड़ा सा आकार में वृद्धि किया गया। फिर 1919 में देखेंगे उसमें और वृद्धि किया गया। चलिए फिर अब देखिए 11 में कर हम, अब उस प्रश्न को अगर आप समझ गए तो 11 वाला भी निकल जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो हमने अभी देखा कि जो क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्या किया गया 1919 ईस्वी में किया, 1909 ईस्वी में किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है उसमें मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त जो किया गया निर्वाचक मंडल वही होगा प्रावधान, उन्नीस सौ 9 होगा। आगे देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। पहला प्रांतीय समूहीकरण यानी कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का निर्माण का अधिकार। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। तो कुछ लोग तो जैसे ही कैबिनेट मिशन सोचेंगे वह उन्हें क्या लगेगा, या माइंड में जैसे ही पढ़ेंगे तो या तो उन्हें पाकिस्तान की स्वीकृति लगेगा हाँ कैबिनेट मिशन आया तभी तो विभाजन हो गया ना पाकिस्तान को, तो वो ठीक है, वो कैबिनेट मिशन की योजना का सदस्य नहीं था बल्कि वो आगे का सदस्य था, है ना। तो इस प्रश्न के अनुसार तो ये सही चला जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। लेकिन अगर पूछ देता कैबिनेट मिशन की योजना क्या था, तो कैबिनेट मिशन में आपको पता होगा कि वह 1946 ईस्वी में भेजा गया था। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में उस समय प्रधानमंत्री वही थे जो क्या किया, भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। सबसे पहले वही ने इस प्रावधान को रखा कि इस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय, क्षेत्रीय और जो भी स्थानीय है उन लोगों का निर्वाचन किस आधार पर होगा, उन सभी मापदंडों को तय किया गया इसमें। तो चलिए फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं कौन सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, क्या प्रांतों का समूहीकरण इसमें किया गया, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन में नहीं किया गया प्रांतीय समूहीकरण। अगर प्रांतों में समूहों की बात की जाए तो आप देखिए 1935 में क्या कर दिया गया कि 1935 में ये संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियों में क्या कर दिया गया, वह बांट दिया गया उसमें, जिसमें आप देखेंगे कि
कि जो केंद्र स्तर पर केंद्र में रखा गया, राज्य स्तर के लिए राज्य सूची तथा एक अपशिष्ट सूचियाँ रखी गई जो गवर्नर जनरल के अधीन में था। तो इस तरह से जो समूहीकरण ग्रुपिंग जो किया गया वो इसमें नहीं किया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया कब? यह आया 1946 ईस्वी में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। वह उस समय सरकार क्लीमेंट एटली का था। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, तो उसी को तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गलत होने का चांस क्या होता है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, क्या यह भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था? क्या कैबिनेट मिशन भारतीय थे? बिल्कुल भारतीय तो थे ही थे। क्या यह अंतरिम मंत्रिमंडल था? नहीं, ये मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल सही नहीं है। तो ये तो सही है, सही है, मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल जो था ही भारतीय सदस्यों वाला, है ना। क्यों? अब प्रश्न उठता है कि उसके बाद तो लॉर्ड माउंटबेटन भी आया। तो लॉर्ड माउंटबेटन आया, वो तो सिंगल था, एक अध्यक्ष था सिर्फ, लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ से भेजा गया था, वही तो पाकिस्तान का विभाजन कराया ना। तो इसलिए ये सही होगा, अंतरिम भारतीय सदस्यों वाला ये अंतरिम मंत्रिमंडल था। यही तो मांग किया जा रहा था ना कि जो संविधान सभा बने उसमें भारतीयों, तो भारतीयों के लिए तो ये किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि कितना 300 कितना सीट था, 389 सीट था ना। 389 सीटों का चुनाव के लिए मतलब 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 क्या होंगे? ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 जो होंगे देसी रियासत से होंगे। तो ये प्रावधान रखा गया था। साथ में यह भी देखा गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी से भी होंगे। तो सभी को इसमें ध्यान में रखा गया, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उनकी भी संख्या 33 रखी गई थी। फिर आप महिलाओं की संख्या भी देखिए 15 रखा गया था। तो प्रश्न तो यह भी पूछ दिया जाता है। तो यह कह सकते हैं कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था। पाकिस्तान की स्वीकृति, अब प्रश्न उठता है, देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान सभा का निर्माण, यहीं पे थोड़ा सा प्रश्न उठता, सही नहीं है। अब लग रहा हो संविधान सभा का निर्माण, थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो ये भी लगा सकते हैं। क्यों आपको लगेगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन आया। अब लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जब ऐसे ही मतलब माउंटबेटन योजना आया, उसके तहत भारत को आज़ादी हुआ, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण वहाँ पर हुआ तब तो आज़ादी हुआ। तो ऐसा नहीं है, वो संविधान सभा का निर्माण का अधिकार वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही मिल गया था, जिसमें अभी हम लोगों ने चर्चा किया 389 सदस्य, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी प्रांत से होंगे तथा 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। तो यह एक BC सही है। और पाकिस्तान की स्वीकृति यह आने व कब मिला था? सोचिए, कैबिनेट मिशन का विरोध होने लगा जैसे ही प्रथम सभा का बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसमें आपको पता होगा ना कि जो मुस्लिम लीग थे इसका विरोध किए संविधान सभा का, और साथ में जो है ये सिख है ना, सिख भी विरोध किए थे। तो इसी विरोध को देखते हुए ना जो क्लीमेंट एटली हैं वह 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार में क्या होगा? ब्रिटिश सरकार 1947 यानी 1948 से पहले ही वह सत्ता भारतीयों को सौंप देगा। फिर उसके बाद क्या किया? 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत किया गया योजना, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा। फिर उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया योजना वही लॉर्ड माउंटबेटन योजना हुआ। उसी के तहत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी पाकिस्तान को जो बनने लगा संविधान सभा, उसमें पाकिस्तान को अलग कर उसके लिए अलग बनाया गया। तो ये देखिए सी हो जाएगा। हमने चर्चा विस्तार से इसलिए किया है ताकि अगर प्रश्न आए तो आपको गलत ना हो। देखिए 16 में कह रहा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन, किसके अंतर्गत शासन चलाया गया? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, आपको पता होगा भारत का संविधान लागू होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 वर्ष इतना दिन लगे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल जो समय लगा था वह लगभग 114 दिनों की चर्चा हुई थी, यानी प्रारूप पर 114 दिनों का चर्चा हुआ था, यानी 2 वर्ष 11 में 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण हुआ। वही करा, उसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो स्वतंत्रता तो 47 में मिल गया, तो वह जो चलाया गया था 1935 ईस्वी के अधिनियम। आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में जो अधिकतम जो लिए गए हैं वह विषय जो लिए गए हैं उसमें जो मटेरियल जो सब्जेक्ट डाले गए सबसे ज़्यादा हुआ 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो तब तक जो उसमें शासन चलाया गया हुआ 1935। अब 35 क्या है? 35 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यही वो विषय है जिसमें प्रांतों में जो द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था 1979 ईस्वी में, वहाँ हटाकर प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसमें जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली था उसको विस्तार कर कर महिला वर्ग, दलित वर्ग पर और विस्तार किया गया। इसी में केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूचियों को भी अलग अलग कर उसे पृथक कर क्या कर दिया गया? सौंपा गया। और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी कहने का मतलब गवर्नर जनरल के पास में ही, वायसराय के पास जो भी थे उसके पास में रहा। तो यह हो जाएगा कि वह भारत का स्वतंत्रता संविधान लागू होने के पश्चात किसका शासन के अंतर्गत चला गया? 1935 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17-16 के बाद हम लोग देखते हैं आगे का इम्पोर्टेंट कौन है। 20 के बाद आइए इधर। चलिए एक थोड़ा सा चर्चा देखिए कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, गलत होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे
हो जाता है थोड़ा सा। 19 में देखिए, 19 में क्या करा, भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 1935 है, फिर 1909 है। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 1919 तो आपको पता होगा कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। इस 1919 में क्या हुआ था, अभी हमने चर्चा किया था कि इसमें द्वैध शासन का स्थापना किया गया था। ये द्वैध शासन क्या था, यानी केंद्र में तो द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। द्विसदनात्मक यानी दो सदन, एक विधानसभा एक राज्यसभा। विधानसभा निम्न सदन कहलाया और राज्यसभा दो सदन कहलाया। ये द्विसदनात्मक, और जो प्रांतों में था उस प्रांतों में भी जो था वह क्या कर दिया गया, उसी में द्वैध शासन ला दिया गया। द्वैध शासन का मतलब होता एक शासक, यानी कि द्वैध शासन का मतलब हो गया कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं। तो दो शासक कौन कौन हो गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, दो विषयों में बांट दिया गया। अब हस्तांतरित और आरक्षित क्या था, आरक्षित विषय में जो मुख्य रूप से जो रखा गया था वो आप मान लीजिए स्वास्थ्य, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सभी आरक्षित विषय थे, जिसमें राजस्व विभाग भी था, तो वो ब्रिटिशर्स के पास थे। और हस्तांतरित विषय जैसे हो गया स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, ये सभी हस्तांतरित। इस तरह से द्वैध शासन का स्थापना। तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन बिल्कुल आप सी मारेंगे। 1935 में देखा, 1935 में आइए क्या था, प्रांतीय स्वायत्ता। बिल्कुल प्रांतों में जो द्वैध शासन यहाँ लगाया गया था 35 में, उसे हटाकर प्रांतों में स्वायत्ता यानी उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं। वो दो सरकार नहीं होगा, वो चुनेगी लोकल वहाँ की जनता। तो प्रांतीय स्वायत्ता को लाया गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हालांकि एक प्रश्न और होता है, जो केंद्र में जो शासन होता है ना, आगे देखिए प्रश्न आएगा उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। केंद्र में द्वैध शासन, अगर केंद्र में द्वैध शासन की बात आ जाए तो वह जब प्रांतों में तो हटा दिया गया 35 में, लेकिन केंद्र में इसको लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था 1935 ईस्वी में। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि केंद्र में, प्रांत में तो पढ़े थे तो केंद्र में तो समझ में नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि वही प्रश्न उसी को उलट फेर है तो 1919 मार देते हैं, गलत हो जाता है वो। तो वह 1935 होगा, क्योंकि 1935 में संघीय विषयों को हस्तांतरित एवं रचित विषयों के रूप में विभाजन कर दिया गया था प्रांतों को स्वायत्ता देने के बाद। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो बिल्कुल 35 प्रांतीय स्वायत्ता मारेंगे। 1909 ईस्वी में देखिए, 1909 ईस्वी में क्या हुआ, हमने दो तीन चीज़ों को यहाँ पर प्रकाश डाला कि मॉर्ले मिंटो जो था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था, क्योंकि ये वही था जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यही 1909 मॉर्ले मिंटो लेकर आया। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में इसमें मॉर्ले मिंटो में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। यह भी हम लोगों ने जाना। उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, जो मॉर्ले थे, मॉर्ले राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। वही दोनों के नाम से मॉर्ले मिंटो, चाहे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सभी जाना था। तो मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय, पहले वाले सचिव, दूसरे नाम वाले वायसराय, यही होता। कभी कभी तो पूछ दिया जाता है कि इस अधिनियम में सचिव कौन थे, तो जान लीजिए कि सचिव और वायसराय के नेम से ही दोनों का नाम बना, चाहे मॉर्ले मिंटो हो चाहे भारत शासन अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्ले मिंटो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन है, तो थोड़ा सा ये हो रहा सांप्रदायिक निर्वाचन, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में यही 1919 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो को जाना था, क्योंकि यह मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक जो प्रतिनिधि है का प्रावधान इसी में किया गया। फिर है 1961 अधिनियम। चलिए 1961 रहने दीजिए, 58 में आइए, क्योंकि 1958 में 1858 ईस्वी में ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया। कैसे शक्ति में आ गया आपको पता होगा, 1857 में 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद क्या हो गया, उस क्रांति को देखते हुए यह निर्णय लिया कि आगे ऐसा क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन संचालन कर रहा था, अब क्या कर लिया, ब्रिटिश शासन अपने अंडर में ले लिया और महारानी उस समय थी, विक्टोरिया थी, उनके अधीन में चला गया। तो ये सही है, तो ऑप्शन एक बच गया। तो ये सती प्रथा मान सकते, लेकिन सती प्रथा थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन अब एक बचा है तो मिलान कर दीजिए। सती प्रथा तो 1828 से 35 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में खत्म हुआ था, राजा राम मोहन राय के से उसे। तो ये तो थोड़ा चर्चा हमने कर दिया कि मिलान करने में है वो क्या होता है, वहाँ पे भी कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है। चलिए अब हम लोग 25 में देखेंगे। 25 में कह रहा है कि इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। बताइए कौन है, सभी है। 1919 का अधिनियम भी है, 1919 के बाद 1909 भी है, 1935 भी है, 1858। प्रश्न को फिर से पढ़िए, पहली बार विधायिका में यानी जो हाँ विधि बनाया जा रहा था, कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्या किया गया,
मंजूरी दिया गया, तो वह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद करिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी। हमने देखा कि 1919 का अधिनियम, मॉर्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें हमने देखा कि 16 से 60 कर दिया गया था। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या कर दिया गया था, इसमें बढ़ा दिया गया था। तो यह हो जाएगा। और इसी अधिनियम में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति भी दी गई थी। तो पहली बार विधायिका में निर्वाचित कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी हुआ 1909 में, और फिर 1919 ईस्वी में तो इसका आकार को और बढ़ाया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे। और अब प्रश्न उठता है कि कोई भारतीय थे? बिल्कुल थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकाल परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, जो विधि सदस्य बनाए गए थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, इसी से निकल कर आ रहा है ना। कन्फ्यूजन दो हो जाता है यहाँ पर। इस प्रश्न को आ जाने पर कुछ लोग 1919 भी सोचते हैं कि 1919 ईस्वी में भी क्या किया गया था, इसके आकार को बढ़ाया गया था। जैसे इसमें हमने देखा ना कि 16 से 60 किया गया था। यहाँ से जो सदस्यों की संख्या 60 थी, उसमें 34, जो 1919 में 34 निर्वाचित हो गए और 26 मनोनीत किए गए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया, जो हमने देखा ना, राज्य परिषद और विधान परिषद। क्योंकि इसमें क्या कह दिया गया, द्विसदनात्मक केंद्र में विधायिका स्थापित की गई, एक राज्य विधायिका और एक विधानसभा। तो राज्य विधायिका यानी जो राज्य परिषद होता था वो चुना गया, जो उच्च सदन कहलाया, विधानसभा जो निम्न सदन कहलाया। तो ये केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। हालांकि राज्य में भी, प्रांत में भी क्या किया गया था, इसके आधार पर प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया था, रचित और हस्तांतरित। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये दोनों में हो जाता है कि विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि तो तुरंत 1919 मार देते हैं, उनको याद रहता है कि इसमें 34 निर्वाचित किया गया, 60 मनोनीत किया गया। लेकिन आप इससे पहले जो है निर्वाचन के प्रतिनिधित्व की जो मंजूरी हुआ 1919 ईस्वी में ही दिया गया था, जिसमें हमने देखा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लाया गया था। तो अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट हम लोग 26 में देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई। चलिए, अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 1935 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 331 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। किसमें? 1935 में। अलावा इसमें क्या था, अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई। 11 राज्यों में 6 द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी की गई। केंद्र में लाया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधि का विस्तार किया गया। विस्तार में दलित जातियों पर किया गया, महिलाओं पर, मजदूर वर्ग पर किया। लोक सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसी में हुआ। संघीय न्यायालय, इन सभी से ये इंपॉर्टेंट है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ इसी में हमने देखा कि 3 विषयों में बांट दिया गया था। पहला राज्य सूची, केंद्र सूची और ये समवर्ती सूची। इन माध्यमों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां पर विधि बनाने का अधिकार वही, मतलब गवर्नर जनरल। उस समय तो वायसराय था ना, तो वायसराय ही कहलाएगा, यानी वायसराय के अंडर में था। तो इसलिए करा अवशिष्ट शक्तियां वो किस में था। देखिए ऑप्शन को पढ़िए, संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पर वायसराय की चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन का चांस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय राज्यपाल को, तो वह हो जाएगा गवर्नर जनरल ही हो जाएगा, क्योंकि संघीय विधानमंडल को नहीं, प्रांतीय विधानमंडल को नहीं। हाँ, वो जरूर कर दिया गया था, क्योंकि 1919 में ही क्या कर दिया गया था कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया था, और द्विसदनात्मक में उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया था। तो इसलिए इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा कुछ प्रश्न था जो हम लोगों ने देखा कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो पीछे जा सकते हैं। देखिए कि 21 में किस अधिनियम में केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो द्वैध, अभी हम लोग चर्चा किए, द्वैध का अर्थ ही होता है कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हो, जिसमें द्वैध में हम लोगों ने देखा द्वैध शासन। तो किस में किया गया था? वह क्या गया था 1919 वाले अधिनियम में द्वैध शासन केंद्र में है। देखिए, हाँ, ये केंद्र में है। तो अगर प्रांतों में रहता तब क्या होता, 1919 सही जाता। लेकिन केंद्र की बात है, तो हमने चर्चा किया कि 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। तो 35 पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह 1919 भी दे रहा है। तो आप हमें सजेस्ट करें कि अगर आपको अनुसार कुछ लग रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि इसकी चर्चा और भी कहीं की गई, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रहा है वो अगले सीरीज में, अगले अध्याय में देखेंगे। तो आप बने रहिए।